हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन बायो-सेवर्ट्स लॉ, जो भी हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। बायो-सेवर्ट्स लॉ एक स्ट्रेट फाइनाइट लेंथ कंडक्टर के लिए क्या होता है, सेमी इनफाइनाइट के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, और इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है। The y-axis and the z-axis respectively carry filamentary current 10 ampere along AY and 20 ampere along minus AZ. Find H at minus 3, 4, 5। ठीक है, तो इसमें हम लोग के पास जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये आपका इनफाइनाइट लॉन्ग है। ठीक है, तो इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, दैट इज I अपॉन 2 पाई रो ए फाई कैप। क्लियर? तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है अगर आपका कोई कंडक्टर इनफाइनाइट लॉन्ग है तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। तो अब हम लोग इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। तो एक आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि वाई एक्सिस में प्लेस्ड है और एक जेड एक्सिस में प्लेस्ड है। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन निकालते हैं। तो मान लो कि ये हमारे पास वाई एक्सिस पे प्लेस्ड है, दिस इज आवर वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस पे एक स्ट्रेट कंडक्टर है और इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और हमको निकालना कहां पे है, तो मान लो कि वो पॉइंट P है, दैट इज -3, 4 एंड 5। ठीक है, इस पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, इन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। क्लियर? अब देखो, कोई भी लाइन जब बनता है तो हम लोगों ने आप डिस्कस किया हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे तब भी हम लोग डिस्कस किए थे कि जब भी दो प्लेन इंटरसेक्ट होता है तभी एक लाइन बनता है। ठीक है, तो किसी भी लाइन को डिफाइन करने के लिए एटलीस्ट 2 प्लेन्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वाई एक्सिस है, इसका मतलब कौन कौन से प्लेन होंगे, तो वाई एक्सिस में क्या क्या चीजें जीरो होती हैं। वाई एक्सिस में एक्स की वैल्यू जीरो होगी, z की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो y एक्सिस को अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं इसको बोल सकता हूं x इज जीरो एंड z इज जीरो। ठीक है, तो अब आपके पास इस लाइन का इक्वेशन है, दैट इज x इक्वल टू जीरो एंड z इक्वल टू जीरो, और जो पॉइंट जिस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट है -3, 4, 5। तो मैं इस कंडक्टर से इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस ड्रॉ करता हूं उसी को मैं क्या बोलता हूं, रो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस कंडक्टर टू दिस पॉइंट P इज डिफाइंड एज रो। तो मान लो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एंड दिस इज रो। ठीक है, तो अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो देखो मैं अगेन यहाँ पे 2 प्लेन जो दिया हुआ है, ठीक है, तो इस प्लेन का इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो ये आपका 0 है, y मिसिंग है, इसमें y वाला प्लेन नहीं है, तो मतलब y की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो y की वैल्यू कितनी होगी, 4 ही रहेगी, और z की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये कितना हो जाएगा, 0, 4, 0। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट P से इस लाइन y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करोगे तो ऑब्वियसली y की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, और ये y एक्सिस है, इसका मतलब क्या रहेगा, x की वैल्यू और z की वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी हमारे पास 2 प्लेन दिए होंगे तो सिर्फ वो 2 प्लेन की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, और जो थर्ड रहता है वो एज इट इज रहता है जिस पॉइंट से हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं -3, 4, 5 से ड्रॉ कर रहा हूँ जिसमें y की वैल्यू 4 है, और यहाँ पे y की वैल्यू मिसिंग है, तो वो y की वैल्यू दोनों में ही क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो 0, 4, 0, और ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किए हैं, तो इसका मतलब है कि ये हमारा फाइनल पॉइंट है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। तो अगर मुझे रो निकालना है तो रो क्या हो जाएगा, -3 -0, तो -3ax, और 5 -0 मतलब +5az। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेक्टर रो, और इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वही आपका डिस्टेंस होगा, दैट विल बी √3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट इज √25 + 9 34। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका √34। तो ये आपका मिल गया रो। करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब बच गया क्या, फाई। ठीक है, तो अब हम लोग निकालते हैं फाई। तो फाई को हम लोगों ने बोला है
कि जो फाई यूनिट वेक्टर होता है जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है वो होता है आपका ए एल क्रॉस ए रो, ठीक है। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पे करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, प्लस वाई डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, क्रॉस ए फाई। तो ए फाई का यूनिट वेक्टर मतलब ए रो का यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर रो डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर रो कितना आया हमारे पास, सो दैट इज -3ax प्लस 5az, ठीक है, डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड दैट इज नथिंग बट √34, ठीक है। अब इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -3ay क्रॉस ax इज az विथ माइनस साइन, तो ये कितना हो गया प्लस az, प्लस ये आ गया 5ay क्रॉस az इज प्लस ax डिवाइडेड बाय √34, ठीक है। तो ये मिल गया आपको यूनिट वेक्टर फाई। नाउ वी कैन कैलकुलेट H1 सपोज ड्यू टू द करंट प्लेस्ड अलोंग द y एक्सिस, दैट इज I करंट फ्लो हो रहा था 10 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2 पाई रो इज योर √34 into a phi is 3az plus 5ax divided by √34, ठीक है। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वन वी विल गेट, ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग दिस वन वी विल गेट H1 इक्वल टू 0.234 ax plus 0.140 az। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, अब आपके पास अभी हम लोगों ने लिया अलोंग द y एक्सिस, ठीक है। अब हमारे पास जो दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर है वो है z एक्सिस पे प्लेस्ड है, और z एक्सिस पे भी किस तरीके से प्लेस्ड है, माइनस z डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, और सेम पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो अब मेरे पास इस तरीके से फिलामेंट्री कंडक्टर है जिसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो 20 एम्पियर फ्लो हो रहा है, बट ये माइनस z डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। और जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम पॉइंट -345 पे मुझे निकालना है, ठीक है। तो अब ये z एक्सिस है, तो z एक्सिस पे क्या क्या चीजें जीरो होती है, x भी जीरो होता है, y भी जीरो होता है। तो इसका मतलब है कि इस लाइन को अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं इसमें x 0 बोलूंगा और y भी 0 बोलूंगा। अब इसमें मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करूंगा फ्रॉम कंडक्टर टू पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो क्या बन जाएगा, रो, ठीक है। तो इस केस में रो कितना होगा, सो नाउ इन दिस केस द रो इज, दिस इज अवर फाइनल पॉइंट, तो -3 -0 तो -3ax कैप प्लस 4ay कैप। z आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, 0 0 एंड 5, क्योंकि इसमें कौन सा वेरिएबल मिसिंग है, z मिसिंग है, z मिसिंग है मतलब z दोनों में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये फाइनल पॉइंट की वैल्यू तो आपको हमेशा पता रहेगी, बस उसको आपको कांस्टेंट रखना है दूसरे पॉइंट पे, ठीक है। अब यहाँ पे वेक्टर रो कितना आ जाएगा, तो दिस इज √(-3) का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 5, 16 एंड दिस वन इज 9, तो ये आ गया 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस मिल गया 5। अब इस केस में अगर मैं डायरेक्शन निकालता हूँ तो डायरेक्शन a फाई कितना हो जाएगा, तो अब आपका जो करंट फ्लो रहा है वो कौन सा डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, निगेटिव z डायरेक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा -az क्रॉस ए रो कितना है हमारे पास, तो रो के डायरेक्शन में वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। यूनिट वेक्टर लिखने के लिए क्या करते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये मैग्नीट्यूड कितना है 5 आया है, ठीक। तो ये कितना आ गया, az क्रॉस ax इज प्लस ay, तो ये -3ay आ गया, az क्रॉस ay इज प्लस ax, मतलब -ax आएगा और ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4ax डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो H2 कितना आ जाएगा, नाउ द H2 विल बी ड्यू टू द z एक्सिस, है ना, z एक्सिस के अलॉन्ग जो करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड है उसको मैं H2 बोल रहा हूँ। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये करंट फ्लो हो रहा है 20, दिस इज 2 पाई रो कितना आया 5, सो दिस इज 5, a फाई कितना आया, सो दिस इज 3ay प्लस 4ax divided by 5, and after solving this we will get H2 equal to 0.5093 ax
प्लस 0.382 AY। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने सेपरेटली कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है ये भी आपके सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो करता है, और ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर एंड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, इन दोनों का एडिशन होगा। ठीक है, तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा H at point -345 is sum of the current carrying conductor placed along the y-axis and the current carrying conductor placed along the z-axis. So H1 plus H2, and after solving all this we will get 0.2753 AX cap plus 0.382 AY cap plus 0.140 AZ cap. So this is our final answer in amperes per meter. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द y axis and the z axis placed current carrying conductor. So our second question is, consider AB in figure as part of electric circuit, find H at origin due to AB. ठीक है, तो ये AB एक फाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है 6 एम्पियर, और बिकॉज ऑफ दिस फाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग कंडक्टर एट ओरिजिन वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो फाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, I अपॉन 4 पाई रो कॉस अल्फा 2 माइनस कॉस अल्फा 1 ए फाई कैप। ठीक है, सो अल्फा 2, अल्फा 1 और रो, ये तीन चीजें चाहिए पहला चीज। ठीक है, तो अल्फा 1 की वैल्यू और अल्फा 2 की वैल्यू पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो करंट एंटर हो रहा है वो ए से हो रहा है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन आप देख सकते हो कि इस तरीके से जा रहा है, मतलब करंट यहाँ ए से एंटर हुआ होगा और बी पे लीव करेगा। ठीक है, तो जो ए से जो लाइन ज्वाइन करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है, वहां से जो एंगल फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा 1। लोअर एंड से जो एंगल फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा 1। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको हम लोग लोअर एंड से लाइन ज्वाइन करते हैं, तो ओ से लेके ए तक मैंने लाइन ज्वाइन किया, और उसके बाद एंगल सबटेंड करना है। तो अब यहाँ पे एंगल सबटेंड करने के लिए अब जो अल्फा 1 होता है वो आउटर एंगल होता है, तो आउटर एंगल बनाने के लिए मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, इसको एक्सटेंड करने के बाद ये जो आउटर एंगल फॉर्म होगा, ठीक है, ये जो आउटर एंगल फॉर्म होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा 1। ठीक है, अब इस अल्फा 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो ये जो साइड है वो 1 है, ये जो साइड है वो भी 1 है, तो ये दोनों साइड इक्वल है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर इसमें मैं tan थीटा अप्लाई करूंगा तो tan 45 में 1 आएगा। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, tan इनवर्स 1 45। अब ये 45 है तो अल्फा 1 कितना होगा, 135। ठीक है, अल्फा 1 कितना हो जाएगा, 180 माइनस 45 दैट इज 135। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब अल्फा 2 कितना हो जाएगा, तो अल्फा 2 हमारे पास अपर एंड से जो एंगल फॉर्म होता है लाइन ज्वाइनिंग का, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है उसका अपर एंड ऑफ द कंडक्टर से जो एंगल फॉर्म होता है उसको अल्फा 2 बोलते हैं। तो ये अल्फा 2 कितना होगा, ऑब्वियसली साइड दोनों का सेम है, तो ये 45 है तो वो भी कितना होगा, 45 होगा। ठीक है, अब अल्फा 2 और अल्फा 1 मिल गया। अब हमको निकालना क्या, नेक्स्ट रो। तो रो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर टू पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, ये। ठीक है, अब ये ए और बी को क्या करेगा, इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि सब साइड्स इक्वल है ना, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये जो एंगल यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो इस साइड को इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। अब ये जो साइड ए से लेके बी तक है वो कितना है, तो ए बी की वैल्यू अगर आपको पूछ रहे हैं तो ए बी कितना हो जाएगा, ये आपका ओ ए पाइथागोरस थ्योरम से ये 1 का स्क्वायर और ओ बी 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया, √2। ठीक, अब ये इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो ये √2/2 हो जाएगा और ये भी √2/2 हो जाएगा।
ठीक है, अब मैं आता हूं इस डिस्टेंस पे, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं इसको क्या बोलते हैं, रो। तो अब मुझे रो की वैल्यू निकालनी है, तो अगर मैं आता हूं इस ट्रायंगल में ओ एम एंड बी पे, ठीक है, तो यहां पे अगर मैं 1045 लिखता हूं, ठीक है, तो 1045 क्या हो जाएगा, रो अपॉन, यहां पे अगर मैं 1045 अप्लाई कर रहा हूं ये आपका, तो √2 अपॉन 2, ठीक है, दिस इज √2 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय ये आपका हाइट हो गया और ये बेस हो गया, दैट इज रो, एंड दिस इज 1, सो रो इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू मिल गई। अब मेरे पास एक लास्ट वैल्यू जो बच गई जो मैं पहले कैलकुलेट कर सकता हूं, वो है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकालने के लिए, ए फाई निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं AL क्रॉस ए रो, ठीक है। मैथमेटिकली अगर कैलकुलेट करना है तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा वो AL, और जिस डायरेक्शन में हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे वो होगा ए रो, ठीक है। तो अब हम लोग इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में जब करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एक्चुअली इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ठीक है। जब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में, देखो यहाँ पे एक इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इसके दो कंपोनेंट एक इस डायरेक्शन में आ जाएंगे जो कि प्लस AY है, और एक इस डायरेक्शन में आ जाएगा जो कि माइनस AX है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यूनिट वेक्टर है तो इसको लिखेंगे तो माइनस AX प्लस AY डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। यूनिट वेक्टर लिखना है तो पहले मैं क्या लिख लूंगा, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट ए रो के साथ। ए रो क्या है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर टू पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इस डायरेक्शन पे है, ये वाले डायरेक्शन पे, ठीक है, इस डायरेक्शन पे, मतलब ये वाला, ठीक। तो ये इस डायरेक्शन में है, तो इसके जो दो कंपोनेंट होंगे वो एक माइनस AY डायरेक्शन में होगा और एक माइनस AX डायरेक्शन में होगा, मतलब दोनों ही निगेटिव होंगे। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट जब लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस AX माइनस AY डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो AX क्रॉस AX 0, माइनस AX माइनस AY कितना AZ, और √2 डिवाइड बाय √2 इंटू √2 2 हो गया, प्लस AY क्रॉस AX कितना, AY क्रॉस AX माइनस AZ और माइनस ऑलरेडी तो प्लस AZ, तो प्लस AZ डिवाइडेड बाय 2, और AY क्रॉस AY कितना 0, तो ये कितना आ जाएगा AZ कैप, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते थे यूजिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग सोचते हैं तो वापस से मैं इस डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ, ये हमारे पास है x और ये है y, ठीक है। ये आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो z कहाँ पे होगा, तो x क्रॉस y करते हैं राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग। अगर x क्रॉस y करते हैं तो जहां पे थंब पॉइंट करता है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव z, ठीक है। तो इस तरफ ये x जा रहा है, ये y है, तो x से y की तरफ जब मैं फिंगर को कर्ल कर रहा हूं तो थंब जो है वो आउटसाइड द बोर्ड पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब जो z एक्सिस होगा वो पॉजिटिव z एक्सिस जो होगा वो आउटसाइड द बोर्ड होगा, ये z एक्सिस होगा, ठीक है। या इसको अगर इस तरीके से शो करें, ये z एक्सिस होगा आउटसाइड द बोर्ड, ठीक है। तो अब यहां पे ये ओरिजिन पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, ठीक है। अब यहां पे मैं राइट हैंड रूल अप्लाई करता हूं, ठीक है। तो ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, तो ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, तो ये इस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करना चाहिए। अब इस पॉइंट पे मुझे डायरेक्ट देखना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन, तो मैं फिंगर को कर्ल करूंगा, तो इस पॉइंट पे जब मेरा फिंगर जा रहा है तो वो किस तरफ आ रहा है, आउटसाइड द बोर्ड आ रहा है, और आउटसाइड द बोर्ड इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव z, तो इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव
z, तो एच जेड डायरेक्शन पे आएगा। तो ये क्या है कि इस पर्टिकुलर डायग्राम में ये चीज़ फाइंड आउट करना इजी था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट राइट हैंड रूल अप्लाई करके भी कर सकते थे। और अगर आपको कभी डायग्राम से समझ में नहीं आ रहा है, राइट हैंड रूल अप्लाई करते नहीं बन रहा है, तो उस केस के लिए ये मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत ही सिंपल होता है कि आप देख लो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर कौन से डायरेक्शन में है, और उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो वो मैथमेटिकली कैलकुलेशन करने के लिए जहाँ पे आपको फिगर से क्लियर ना हो, राइट हैंड रूल अप्लाई करने के बाद भी एग्जैक्ट आपको क्लियर समझ में ना आ रहा हो, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमारे पास सारी चीज़ें आ गई हैं, तो यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिख लेते हैं। H इक्वल टू करंट 6 एम्पियर फ्लो हो रहा है, 4 पाई रो की वैल्यू कितनी आई थी, √2/2, ठीक है, √2 डिवाइडेड बाय 2, कॉस ऑफ अल्फा 2 कितना आया था 45, माइनस कॉस ऑफ अल्फा 1 कितना आया 135, A5 कितना आया AZ। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आपको जो फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा 0.954 AZ कैप एम्पियर पर मीटर। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, A square conducting loop of side 2A lies in Z equal to 0 plane, carries current I in the counterclockwise direction. Find H at the center of the loop. ठीक है, तो आपके पास एक स्क्वायर दिया हुआ है, ये स्क्वायर है, Z इक्वल टू 0 प्लेन में प्लेस्ड है। Z इक्वल टू 0 मतलब क्या, XY प्लेन। ठीक है, तो ये XY प्लेन पे प्लेस्ड है, मतलब इसका सेंटर कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे। ठीक है, ये x है, ये y है, ये XY प्लेन पे इस तरीके से स्क्वायर लूप प्लेस्ड है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस तरीके से ये आपका करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट है I, Z इक्वल टू 0 प्लेन में कैरी कर रहा है, और इसका साइड जो 2A है, और करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और ये साइड जो है वो 2A है। ठीक है, एंड एट द सेंटर ऑफ द लूप मतलब ओरिजिन पे, यहां पे हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, तो अगेन अगर यहां पे हम लोग देखें तो इस तरीके से एक लूप फॉर्म हो रहा है, बट अगर मैं सोचूं इसको इस तरीके से कि यहाँ पे ये A से लेके B और ये C और D है, अलग अलग साइड है स्क्वायर के, तो A से लेके अगर B तक मैं लेता हूं तो ये एक फाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। इस फाइनाइट लेंथ के करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस ओरिजिन पे कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, फाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो करंट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो क्या होता है, I/4 पाई रो कॉस ऑफ अल्फा 2 माइनस कॉस ऑफ अल्फा 1 A5। ठीक है, ये होता है आपके पास फॉर्मूला। तो इस फाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जिसमें से करंट I फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से अगर मुझे इस ओरिजिन पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो मुझे दो एंगल चाहिए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो करंट यहाँ से एंटर कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन ज्वाइन करेंगे और इसको एक्सटेंड करके आउटर एंगल फॉर्म करेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा 1। ठीक है, तो इसको एक्सटेंड कर दिया, लाइन ज्वाइन कर लिया, जिस पॉइंट पे मुझे निकालना था लोअर एंड को लाइन ज्वाइन करने के बाद जो आउटर एंगल फॉर्म होता है वो होता है अल्फा 1, और अपर एंड से लाइन ज्वाइन करने के बाद जो इनर एंगल फॉर्म होता है वो होता है अल्फा 2। ठीक है, अब क्योंकि ये आपका कौन सा स्क्वायर था, तो ये 90 डिग्री हर साइड के बीच में बनेगा, और इन दोनों को जब इससे लाइन ज्वाइन करेंगे ओरिजिन से इसको, तो ये इस एंगल को इक्वली डिवाइड करेगा। तो ये 90 डिग्री था, तो ये 45 हो गया, तो ये अल्फा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 135, और अल्फा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से हमको दोनों एंगल मिल गया। अब मुझे चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये इससे कंडक्टर से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, ये होगा, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ रो, कंडक्टर से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में, तो ये हो गया रो। ठीक है, अब इस रो की वैल्यू क्या होगी, तो ये आपका 2A था, तो ये ओरिजिन भी इस साइड को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी A।
ठीक है, और ये एंगल कितना है 45, तो यहाँ पे 1045 अगर मैं निकालता हूँ तो 1045 कितना हो जाएगा रो अपॉन ए, और रो की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, ए के इक्वल हो गई। ठीक है, तो हमारे पास रो की वैल्यू भी आ गई। ठीक, तो अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ H1। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द साइड ए बी। ठीक है, कितना हो गया, करंट कितना फ्लो हो रहा है I 4 पाई रो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आया, रो की वैल्यू A, कॉस ऑफ अल्फा 2 कितना आया आपके पास 45 माइनस कॉस ऑफ अल्फा 1 कितना आया 135। ठीक है, अब A फाई कितना आएगा, तो A फाई हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे सेपरेटली। ठीक है, तो ये कितना आ गया कॉस 45 1/√2 और ये माइनस ऑफ 1/√2 A फाई। सो अल्टीमेटली ये कितना आ गया I अपॉन 2 पाई A√2 A फाई। ठीक है, ये 2 डिवाइडेड बाय √2 हो जाएगा और ये कैंसिल हो गया 4, 2 से तो A2 आ गया और √2 आपके पास था ही। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास ड्यू टू द फर्स्ट साइड, और इसमें फाई का डायरेक्शन हम लोग देख लेते हैं। तो फाई का जो डायरेक्शन होगा वो होगा AL क्रॉस A रो से, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो कौन से डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो जब आप A से B की तरफ जा रहे हो तो ये करंट कौन सा डायरेक्शन है, पॉजिटिव x डायरेक्शन है, और रो का डायरेक्शन कौन सा है, तो रो का डायरेक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन जो कि पॉजिटिव y डायरेक्शन है। तो इस तरीके से हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है x डायरेक्शन में, रो है आपका पॉजिटिव y डायरेक्शन में, तो फाई आपके आ जाएगा AZ प्लस AZ। तो इस तरीके से I अपॉन 2 पाई A√2 AZ कैप ये आ जाएगा ड्यू टू द साइड 1। ठीक है, अब क्योंकि ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो इसमें आप किसी भी साइड की वजह से निकालोगे तो जो मैग्नीट्यूड आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, अगर मान लो कि मैं इसमें कोशिश करता हूँ CD की वजह से ओरिजिन पे निकालने का, तो देखो अगर मैं CD की वजह से ओरिजिन पे निकालता हूँ तो ये करंट ये लोअर एंड होगा, तो लोअर एंड से ये लाइन ज्वाइन किए, इसको एक्सटेंड किए और ये एंगल फॉर्म करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा 1 जिसकी वैल्यू कितनी है 135। ठीक है, यहाँ से करंट एंटर कर रहा था, यहाँ पे टर्मिनेट हुआ, तो ये लाइन ज्वाइन किए, ये इनसाइड एंगल हो गया अल्फा 2, ये कितना हो गया 45, तो एंगल सेम आ गया जितना इसमें आया था। ठीक, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर टू पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये आपका कंडक्टर का डायरेक्शन हो गया, मतलब रो का डायरेक्शन हो गया माइनस AY, लेकिन करंट भी कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, माइनस AX, करंट माइनस AX, एरो माइनस AY, तो AX क्रॉस एरो कर मतलब AX क्रॉस AY करेंगे तो अभी भी AZ ही आएगा, क्योंकि दोनों माइनस माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल होकर एक दूसरे को प्लस कर देंगे, मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा बिकॉज जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सेम आ रहा है, एंगल सेम आ रहा है, तो एंगल और सेम ये सारी चीजें सेम आएंगी, तो ये जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आएगा। अब बस मैटर कर रहा था तो ये चीज की अगर डायरेक्शन अगर ऑपोजिट हो जाता तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते, लेकिन क्योंकि अगर मैं इस तरीके से डायरेक्शन कैलकुलेट करूंगा तो करंट जो है वो माइनस X डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी माइनस y डायरेक्शन में, तो ये दोनों माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस होकर अल्टीमेटली AZ ही देगा। तो इस तरीके से हर साइड के लिए अगर आप निकालोगे तो सभी के लिए आपको सेम वैल्यू ही मिलेगी, क्योंकि ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। ठीक है, अगर आपके पास सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो आप नंबर ऑफ साइड से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसमें स्क्वायर था ये, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो स्क्वायर में 4 साइड्स होते हैं, तो ये 4 टाइम्स ऑफ एनी वन साइड आ जाएगा। ठीक है, 4 टाइम्स इनटू एनी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी वन साइड ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी वन साइड ऑफ कंडक्टर इज H1 विच वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट इज 4I अपॉन 2 पाई A√2 AZ आ जाएगा और 2I अपॉन पाई इंटू A√2 AZ आ जाएगा, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज √2 इंटू I अपॉन पाई AZ कैप। तो ये आएगा आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्क्वायर लूप प्लेस्ड एट ओरिजिन और z इक्वल टू 0 प्लेन। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, क्लियर है आपको। ठीक है, तो ये आपका जब भी आपके पास सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे, अगर आपके पास हेक्सागोन है तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो, अगर आपके पास ऑक्टागोन है तो आप 8 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है,
ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर इज बेंट इनटू एल शेप। एक इनफाइनाइट लॉन्ग कहीं कंडक्टर है और उसका जो शेप है उसको एल शेप में बेंड किया गया है। इफ ए डायरेक्ट करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज, अगर इसमें से 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो फाइंड एच एट 3 डिफरेंट पॉइंट्स 2 2 0 0 -2 0 एंड 0 0 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है 3 डिफरेंट पॉइंट पे, और यहाँ पे देखो फिगर दिया हुआ है, ये इनफाइनाइट लॉन्ग है तो इसको एल शेप में बेंड किया गया है। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, इसीलिए इनफाइनाइट लॉन्ग है, बट ये आपका ओरिजिन से इंटरसेक्ट होके एल शेप बन रहा है। ठीक है, ओरिजिन में ये बेंड हुआ है, मतलब कि ये माइनस इन्फिनिटी से 0 तक क्या बन गया, सेमी इनफाइनाइट, और 0 से इन्फिनिटी भी क्या बन गया, सेमी इनफाइनाइट। तो मतलब मैं इसको क्या बोल सकता हूं कि मेरे पास 2 सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है, और सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, तो H इक्वल टू होता है I अपॉन 4 पाई रो ए फाई कैप। ठीक है, ये होता है क्लियर। अब हमको इसमें क्या चीज चाहिए, ओनली परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डायरेक्शन। ठीक है, ये 2 चीज अगर निकल गया तो मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे आप एक चीज और देख सकते हो कि Z कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो Z इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, x क्रॉस y आउटसाइड द बोर्ड, तो Z का डायरेक्शन ये हो जाएगा। अब हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है जिसमें मुझे निकालना है वो है 2 2 0। 2 2 0 मतलब एक्स वाई। ठीक है, तो इस डायग्राम में अगर मैं 2 2 0 को डिनोट करने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पे 2 2 0 ये हो जाएगा, जहां पे x और y 2 और 2 है और z 0 होगा, एक्स वाई प्लेन पे z 0 होगा। इस पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मेरे पास 2 सेमी इनफाइनाइट है, तो बिकॉज ऑफ दिस सेपरेटली कैलकुलेट कर लेते हैं, और बिकॉज ऑफ दिस करंट कैरिंग कंडक्टर सेपरेटली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे H1 मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो H1 होगा I अपॉन 4 पाई रो ए फाई कैप। ठीक है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर, 4 पाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, इसकी वजह से यहाँ पे, तो यहाँ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है y के इक्वल, ये डिस्टेंस कितना है 2 है, और ये डिस्टेंस भी कितना है 2 है, तो ये डिस्टेंस इज 2, सो दिस इज 2। अब ए फाई कितना होगा, तो कौन से डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, एल क्रॉस ए रो करेंगे तो करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, माइनस ए एक्स, तो ये हो गया माइनस ए एक्स क्रॉस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों ने कंडक्टर से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया है ये वाला, तो ये क्या है प्लस ए वाई। ठीक है, तो ये कितना आ गया 5 अपॉन 8 पाई माइनस ए जेड कैप, ए एक्स क्रॉस ए वाई इज माइनस ए जेड। क्लियर। नेक्स्ट H2 निकालते हैं। H2 क्या हो जाएगा, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहां से करंट सेम फ्लो हो रहा है 4 पाई रो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कंडक्टर से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 2 है। ठीक है, ये भी 2 है, तो ये डिस्टेंस 2 है। अब आपके पास आता है डायरेक्शन, करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, दैट इज फ्लोइंग इन ए वाई क्रॉस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप किस डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहे हो, पॉजिटिव एक्स, ये आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किए हो तो ये पॉजिटिव एक्स है, ए एक्स, तो ए वाई क्रॉस ए एक्स इज ऑल्सो माइनस ए जेड, तो माइनस 5 अपॉन 8 पाई ए जेड कैप। ठीक है, तो ये H1 आ गया, ये H2 आ गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, नेट H इज H1 प्लस H2 जस्ट डबल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 10 अपॉन 8 पाई ए जेड कैप। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड पॉइंट, सेकंड है 0 -2 0। ठीक है, जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो 0 -2 0 है। ठीक है, इसके लिए सेपरेट डायग्राम मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूं। ये x है, ये y है। ठीक है, इसमें आपका करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर, एल शेप में बेंड है। 0 -2 0 मतलब x भी 0 और z भी 0 और y की वैल्यू -2, तो y की वैल्यू -2 ये ओरिजिन था,
तो y की वैल्यू -2, यहाँ पर देख लेते हैं इसको, y इक्वल टू -2 यहाँ कहीं पे, ठीक है। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, बट इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, बिकॉज वो सेम एक्सिस पे ही लाई करता है। और अगर सेम एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसके साथ जो भी एंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा, जीरो एंगल होगा। मतलब अगर मैं इसको बेसिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखता हूं तो H इक्वल टू होता है I/4πρ cos ऑफ α2 माइनस कॉस ऑफ α1, ठीक है। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं फिलहाल। तो यहाँ पे α2 और α1 क्या होगा, तो जो लोअर एंड से जो एंगल बनेगा, तो लोअर एंड क्या है इसका, ओरिजिन, इसके साथ इसका कितना एंगल बनेगा, जीरो, क्योंकि दोनों सेम लाइन पे ही है। और अपर एंड मतलब इन्फिनिटी से इसका कितना एंगल बनेगा, तो दोनों सेम लाइन पे ही है। तो यहाँ पे α2 भी जीरो होगा, α1 भी जीरो होगा, तो इसीलिए H की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस 5 एम्पियर सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पे जो कि 0 -2 0 है, ठीक है, जो कि 0 -2 0 है, इस पे आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो जो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा वो ओनली बिकॉज ऑफ दिस सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, H सेमी इनफाइनाइट है तो I/4πρ A phi कैप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग H की वैल्यू निकालते हैं। करंट कितना फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है। 4πρ की वैल्यू कितनी है, तो यहां से कंडक्टर से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं क्या, नो, यहां से नो। तो ये इस पॉइंट से यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो ये आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो इस डायरेक्शन पे, ठीक है। तो ये है आपका रो की वैल्यू विच इज 2, ठीक है। तो ये भी आ गया 2। अब A phi निकालने के लिए AL क्रॉस A रो, तो AL क्रॉस A रो, ठीक है। एक स्टेप और लिख लेते हैं, 5/8 पाई। करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, -x, तो ये हो गया -ax क्रॉस A रो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने कौन से डायरेक्शन में ड्रॉ किया, -y, तो ये हो गया -ay। तो -ax क्रॉस -ay कितना हो जाएगा, +az, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H इज 5/8 पाई az कैप एम्पियर पर मीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट 0 -2 0 पे। अब हमको निकालना है थर्ड एंड लास्ट 0 0 2 पे। तो 0 0 2 मतलब जहां पे x भी 0 y भी 0 है और z की वैल्यू 2 है, तो z की वैल्यू 2 है मतलब यहां कहीं पे निकालना है 0 0 2, पॉजिटिव z ना, तो पॉजिटिव z मतलब यहां कहीं पे निकालना है। तो इसको आप किस तरीके से देख सकते हो, तो आप इसको अगेन इस सेमी इनफाइनाइट की वजह से यहां पे और इस सेमी इनफाइनाइट की वजह से 0 0 2 पे, तो दो सेपरेट निकाल के फिर से यहां पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आते हैं हम लोग, इसको देखो डायग्राम के थ्रू अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो ये z एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अभी देखो मैं इस सेमी इनफाइनाइट की वजह से निकालना चाह रहा हूं, तो इस सेमी इनफाइनाइट की वजह से निकालेंगे तो इसमें y एक्सिस का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए, x एक्सिस चाहिए, जिसमें करंट जो है वो करंट जो है वो इन्फिनिटी से ओरिजिन की तरफ आ रहा है। तो करंट जो है वो इन्फिनिटी से ओरिजिन की तरफ आ रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर का, ठीक है। अब ये ओरिजिन पे टर्मिनेट हो गया और इस पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, जो कि z एक्सिस पे 0 0 2 पे, तो यहाँ पे z एक्सिस पे 0 0 2 पे, ठीक है। तो ये एक सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर है, तो ये आपका सेमी इनफाइनाइट है और इस सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं H1, तो H1 कितना हो गया, सेमी इनफाइनाइट है तो 4πρ A phi, तो A phi को मैं डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ इस बार, AL क्रॉस A रो, ठीक है। सो करंट कितना फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितना है, ये 2, ठीक है, इस डायरेक्शन में, कंडक्टर से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तो इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये 2 है। करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, -x, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने कौन से डायरेक्शन में ड्रॉ किया, +az, कितना आ गया ये 5/8 पाई, x क्रॉस z कितना होता है,
माइनस ए वाई और माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया प्लस ए वाई एम्पियर पर मीटर। ठीक है, अब आते हैं इस सेकंड कंडक्टर की वजह से। ठीक है, तो इस सेकंड कंडक्टर की वजह से जब हम लोग इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो उस केस में इसका कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी वजह से तो जो भी जनरेट होना था वो हम लोग ने ऑलरेडी निकाल लिया है। तो अब मुझे सिर्फ y और z एक्सिस को देखना है। तो इसके लिए फिर से मैं एक सेपरेट फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। ये y है और ये z है। ठीक है, अब y जो एक्सिस है इसमें करंट का डायरेक्शन जो है वो इन्फिनिटी की तरफ है, तो ये जो है एक्चुअली इसको करंट का डायरेक्शन है, ये 5 एम्पियर इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, और इस पॉइंट 002 पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक, सो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट कर लेते हैं H2। करंट कितना फ्लो हो रहा है 5, तो ये हो गया 5, 4 पाई आएगा क्योंकि सेमी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट होता तो 2 पाई आता, सेमी इनफाइनाइट है तो 4 पाई। और रो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर टू पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ से कंडक्टर से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होता है रो, एंड दैट इज 2 अगेन, सो दिस इज 2। ठीक, अब करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो प्लस ए वाई डायरेक्शन में। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों ने कौन से डायरेक्शन में ड्रॉ किया है, तो प्लस ए जेड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये कितना आ गया 5/8 पाई ए वाई क्रॉस ए जेड इज ए एक्स एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो ये दोनों के लिए सेपरेटली आया, तो दोनों को मिला के कितना आ जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज H1 प्लस H2 विच इज 5/8 पाई ए एक्स प्लस 5/8 पाई ए वाई कैप एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो ये आपका 4th क्वेश्चन का आंसर होगा।